Hello guys, welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video. And in this video we are going to understand chapter first, that is chemical reactions and equations. तो यहाँ पे हम NCERT के हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ केमिकल चेंजेस की और रिएक्शन की जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में फेस करते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम एग्जांपल लेंगे कि भाई एक्चुअल में आप प्रैक्टिकली लाइफ में कौन कौन से चेंजेस हैं, कौन कौन सी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं और जिनको आप फेस करते हो। जैसे मिल्क अगर हम रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के बाद वो खट्टा हो जाता है, और थोड़ी देर और ज़्यादा टाइम के लिए उसको रख देते हैं तो वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या रीज़न है उसके पीछे? हमें पता है कि भाई यहाँ पे जो लैक्टोज है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है एक बैक्टीरिया के थ्रू, लैक्टोबैसिलस के थ्रू। तो जो टेस्ट चेंज हो रहा है और जो उसका कंसिस्टेंसी जो चेंज हो रही है यहाँ पे, वो किस वजह से हो रही है? तो वो बेसिकली हो रही है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की वजह से, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है और केमिकल रिएक्शन चेंज हो रही है तो उसका टेस्ट भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसका टेस्ट भी चेंज हो रहा है। फिर अगर मैं बात करूँ आयरन का, कोई भी होता है, विंडोज़ बनी होती हैं, तवा बना होता है, नील्स होते हैं, पेंच जिसको बोलते हैं, पेन होते हैं, फ्राई पैन वगैरह, अगर हम उसको ह्यूमिड टेम्परेचर, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखते हैं। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर का मतलब है कि जब नमी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो वो रेडिश ब्राउन क्यों होता है? उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं। वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, क्योंकि ऑक्सीजन उसके साथ आयरन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बनाती है, जिसकी वजह से वो रस्टिंग क्रिएट होती है। अब ग्रेप्स जो है वो फर्मेंटेड हो जाते हैं। जैसे हमें पता है वाइन सबको पता हो गई, वाइन है, अल्कोहल है, बहुत सारे सिरप ऐसे होते हैं जो ग्रेप्स से प्रिपेयर किए जाते हैं और एप्पल से प्रिपेयर किए जाते हैं, बहुत सारे फ्रूट से बेसिकली। तो यहाँ पे हम फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम ईस्ट को यूज़ करते हैं। ईस्ट यहाँ पे फर्मेंट करेगी, जिसकी वजह से वो शुगर को जो ग्रेप्स में प्रेजेंट होती है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है। तो ये जो हमारी होती है एनएरोबिक रिएक्शन होती है, फर्मेंटेशन, जिसमें ईस्ट एनएरोबिकली हमारी ग्रेप में प्रेजेंट जो हमारा सुक्रोज होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगी? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगी और कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करेगी। फूड इज कुक, जब फूड कुक होता है, मान लो हाई टेम्परेचर पे है, तो वो शुगर जो प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट होगी, कार्बोहाइड्रेट होगा, ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, सुक्रोज होगा, कुछ उसमें प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले क्या होगी? ब्राउनिंग ऑफ शुगर। अगर मैं डायरेक्ट शुगर को रखती हूँ तवे पे तो सबसे पहले क्या होती है? ब्राउन होती है। इसको हम मेलार्ड रिएक्शन के थ्रू समझ सकते हैं, जो आपके लेवल की नहीं है तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही। फिर उसके बाद पायरोलाइसिस होता है। पायरोलाइसिस मतलब शुगर ब्रेक डाउन होती है, बर्निंग उसमें स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद वहाँ पे एक्रिड फ्लेवर्स आ जाता है, थोड़ी सी वो ब्लैक हो जाती है। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट तो कर भी सकते हो घर पे, शुगर को गर्म करके देख सकते हो। फूड डाइजेस्ट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर, वो भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि मैंने एक सॉलिड फूड लिया था, अब वो एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। एटीपी में कन्वर्ट होता है, एटीपी एनर्जी है, तो हमें थोड़ी सी अंदर जलन महसूस होती है, बर्निंग सेंसेशन आती है, और डिकम्पोजिशन हो रहा है डिफरेंट प्रोटीन्स में, अमाइनो एसिड में, और वो ओलिगोमर्स में वो ब्रेक डाउन हो रहा है फूड, ताकि हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके, एसिमिलेट कर सके। जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं तो वी ऑल नो दैट रेस्पिरेशन के बाद ही हमारा डाइजेशन हो पाता है, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो वो ग्लूकोज का, जो भी मैंने मान लो चपाती खाई है तो चपाती के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट, डेट इज ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन कौन करेगी? जो इनहेल की है मैंने ऑक्सीजन, वो करेगी। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा, और एटीपी बनेगी। एटीपी एनर्जी जो हमारी मेटाबॉलिक एनर्जी होती है, जिसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। एक्सोथर्मिक क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे इवोल्व कर रही है, निकाल रही है एनर्जी को। फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी आती है इसी चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले में, जहाँ पे मैग्नीशियम मेटल को जलाया जाता है। देखो, कोई भी मेटल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना कुछ भी चीज़ जल नहीं पाती है। तो ऑब्वियसली जब हम उसको जला रहे हैं मेटल को, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगी। वो वाइट
कलर का पाउडर होता है। तो अब मैं इस रिएक्शन को अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखूँ, इक्वेशन क्या होता है, बेसिकली सिंबल्स होते हैं। जैसे मैग्नीशियम मैंने यहाँ पे सिंबल्स की फॉर्म में Mg से डिनोट किया है, अब वो सॉलिड फॉर्म में लिया था तो S से डिनोट किया है। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारी गैस है, उसको भी मैंने O2 से यहाँ पे उसका सिंबल है। अब गैस की फॉर्म में तो गैस G मैंने यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे जो एरो है वो शो कर रहा है कि यहाँ पे ये तो रिएक्टेंट थे, एक दूसरे से कंबाइन हुए हैं और यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट बना है 2MgO। 2MgO इसलिए क्योंकि यहाँ पे बैलेंस की गई है रिएक्शन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है, जो वाइट पाउडर फॉर्म होता है, वो एक कम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि दो एलिमेंट यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, दो एलिमेंट मोलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं बेसिकली। तो और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? क्योंकि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर मैं इसको डिटेल में समझें हम कि एक्चुअल में रिएक्शन परफॉर्म कैसे हुई, तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास दो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट सेल में। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट कब कंप्लीट हो जाता? जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए इस ऑक्टेट से यहाँ पे जब आएंगे इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी लगेगी। तो इस एनर्जी को बचाने के लिए, मतलब इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी नहीं लग सकती, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे एनर्जी की, इसलिए यहाँ पे शेयरिंग हो जाती है। शेयरिंग होने के बाद बॉन्ड बनता है। वी ऑल नो कि भाई जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बनता है। तो यहाँ पे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो लूज करेगी 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी। इस तरह MgO की फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। आपको कैसे पता चलेगा? जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स पढ़े, खाना डाइजेस्ट हो रहा है या रस्टिंग हो रही है या यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है, हम वाइन बना रहे हैं, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। तो हमें कैसे पता चलेगा? आपको अगर कोई एग्जांपल दिया जा रहा है तो आप कैसे पता करोगे कि ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है? तो अगर स्टेट में चेंज आ रहा है, स्टेट क्या होती है हमारी? मैटर की स्टेट, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, या सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो स्टेट में जो चेंज आ रहा है उससे पता चलेगा। चेंज इन कलर, जैसे मैं बोलूँ कि शुगर मैंने गर्म करी, तो सबसे पहले शुगर वाइट थी शुगर, उसके बाद वो क्या होगी? ब्राउन होगी। ब्राउन होने के बाद वो बर्न होने लगी, और तो फिर वो क्या होगी? ब्लैक होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ? चेंज इन कलर। जैसे आयरन नेल है, वो पहले बहुत शाइनी होती है, बट थोड़े टाइम के बाद उसमें रस्टिंग होने की वजह से वो रेडिश कलर शो करती है। तो वो क्या हो रहा है? कलर में चेंज हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस कई बार हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देख सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, या फिर हम कुछ बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में देख सकते हैं कि गैस इवोल्व होती है, बहुत पंजेंट स्मेल आती है, बहुत तीखी सी स्मेल आती है हमें जब भी हम कोई रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, जब स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर में चेंज आएगा, क्योंकि हर एक स्टेट का, हर एक एलिमेंट का, या फिर हम कुछ भी मॉलिक्यूल ले लें, उसका टेम्परेचर अलग होता है, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर अलग होता है, ठीक है, उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर अलग होता है। तो यहाँ पे चेंज भी आएगा किसमें? टेम्परेचर में। तो ये पॉइंट्स है जिससे हम पता कर सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में हुई है या नहीं। एक्टिविटी जहाँ पे क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट को मिक्स किया जाता है पोटेशियम आयोडाइड में। तो जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में डालेंगे तो हमारा यहाँ पे लेड आयोडाइड बनेगा एंड पोटेशियम नाइट्रेट हमारे यहाँ पे निकल जाएगा। तो अगर मैं इस रिएक्शन को डिस्कस करूं तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा Pb होता है लेड, उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो नाइट्रेट होता है उसके ऊपर -1 चार्ज होता है। इसलिए हम यहाँ पे ट्वाइस कर रहे हैं उसका, होल ट्वाइस, मतलब कि उस पर क्या हो जाएगा, NO3 2 है तो -2 चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब देख सकते हैं हम, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, मतलब कि जो लेड है वो हमारा यहाँ पे किसको, जो लेड है उसको कौन डिस्प्लेस कर रहा है? यहाँ पे हमारा पोटेशियम डिस्प्लेस कर रहा है लेड को। तो यहाँ पे हमारा जो, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ Pb की, तो Pb में -2 चार्ज था,
और जो यहाँ पे जो पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है और आयोडाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो Pb यहाँ पे किसके साथ बाइंड हो रहा है, आयोडाइड के साथ। तो यहाँ पे 2 क्यों आया, क्योंकि उसको बैलेंस करना था यहाँ पे चार्ज। तो लेड के ऊपर +2 है, तो आयोडाइड के ऊपर भी क्या होना चाहिए, -2 चार्ज होना चाहिए। तो 2 कैसा होगा, जब हम यहाँ पे 2 लेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे, मतलब मोलिक्यूल लेंगे, एक I2 लेंगे हम यहाँ पे। तो फिर उसके बाद हम देखें जो नाइट्रेट है उस पर यहाँ पे 2 लिया है हमने, तो ये यहाँ पे -2 चार्ज है। और पोटेशियम पे हमारा कितना होना चाहिए, फिर +2 चार्ज होना चाहिए, तभी यहाँ पे चार्ज क्या होंगे, न्यूट्रलाइज होंगे, तभी वो बैलेंस हो पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेड जो है वो यहाँ पे पोटेशियम के थ्रू डिस्प्लेस किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड बन रहा है, और लेड आयोडाइड बन रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा KNO3 होता है, ये एक सोल्ट होता है। नाइट्रेट, सल्फेट, दीज आर सोल्ट्स। तो ये जो सोल्ट होता है ये सोल्यूबल होता है वाटर में, क्योंकि पोटेशियम भी वाटर में सोल्यूबल होती है और नाइट्रेट भी वाटर में सोल्यूबल होता है। बट जो यहाँ पे लेड आयोडाइड है ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। प्रेसिपिटेट बनने का मतलब ये होता है कि जो ऐश लाइक स्ट्रक्चर, राख जैसा कुछ प्रोडक्ट बनता है जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, और ये यहाँ पे येलो कलर का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे जिंक रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो देखो जो जिंक होता है, इस रिएक्शन में जिंक मेटल ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है जिंक कैटायन में। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, मैंने यहाँ पे बात की कैटायन की। कैटायन का मतलब क्या है, पॉजिटिव आयंस। ठीक है, देखो कभी भी जब रिएक्शन होती है तो जो मेटल होती है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। तो जो यहाँ पे जिंक है वो क्या है, एक मेटल है, और रिएक्टिविटी जो होती है मेटल्स की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि वो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब उनकी जो आउटर मोस्ट सेल होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनको वो लॉस कर सकती हैं, गेन कर सकती हैं। ठीक है, एक स्टेबल कैटायन बनने के लिए वो कितने लॉस कर रही हैं और कितने गेन कर रही हैं, कैटायन या एनायन बनने के लिए। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो जिंक मेटल होती है वो हाइड्रोजन से ऊपर आती है। हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, हाइड्रोजन तो गैस है जो कि एक नॉन मेटल है, बट जिंक उसके ऊपर आती है। इसका मतलब क्या है कि जो जिंक है वो हाईली रिएक्टिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो जिंक है वो हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है, अब वो डिस्प्लेस करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाएगी, मतलब निकल जाएगी। हाइड्रोजन गैस पॉप की साउंड देती है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं रिएक्शन की बात कर रही हूँ तो जिंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा जिंक कैटायन की फॉर्म में, मतलब Zn2 पॉजिटिव बन जाएगा। और जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव आयन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा कैटायन बोलते हैं या प्रोटॉन भी बोलते हैं हम हाइड्रोजन को। तो जो हाइड्रोजन के पास H पॉजिटिव है वो यहाँ पे कब है, जब वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में प्रेजेंट है, HCl में। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। तो जो ये हाइड्रोजन है H पॉजिटिव डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होके क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, वो इवोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बार बार बोल रही हूँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कभी कभी हम बोल देते हैं कि ऑक्सीजन का बाइंड होना। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब ऑक्सीजन होती है उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो जो भी मॉलिक्यूल उससे बाउंड होता है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर देता है या उसको डोनेट कर देता है। इसलिए यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, वो एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक जो है उसके पास क्या थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो उसको लॉस कर देता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जब मैंने ले लिए इलेक्ट्रॉन तो मैं कर्ज में आ गई मतलब मैं रिड्यूस हो गई, इसलिए यहाँ पे जो ले लेगा इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वो ले लेगी। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो गेन करके यहाँ पे H2 बना देगी, गैस निकल जाएगी। जिंक, तो आगे अगर मैं बात करूँ तो फिर यहाँ पे क्या निकल जाता है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हमेशा क्या देती है, पॉप की साउंड। अब यहाँ पे जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन वो अनचार्ज रहता है, रिमीन्स अनचार्ज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं,
इसको हम बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर आयन क्या होता है, अब ये भी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा। स्पेक्टेटर आयन वो होता है जो पार्टिसिपेट ही नहीं करता केमिकल रिएक्शन में, मतलब पार्टिसिपेट तो करता है सॉरी, बट उसमें चेंज नहीं आता। जैसे मैंने बोला कि जिंक ने भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लॉस कर दिए, और हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन कर लिए। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो ये इसने तो लॉस कर दिया, इसने गेन कर दिया, पर जो स्पेक्टेटर आयन है ना उसमें कुछ भी नहीं हुआ है चेंज। तो उसने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो किया है, वो रिएक्टेंट में भी प्रेजेंट है और वो प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट है, बट उसमें कोई चेंज नहीं आया, इसलिए हम इसको स्पेक्टेटर आयन बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे केमिकल इक्वेशन की। जो वर्ड यहाँ पे इक्वेशन है उसका मतलब ये होता है कि जो भी हम केमिकल रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं उसको इक्वेशन की फॉर्म में रखना, मतलब कि उसके सिंबल्स, जो भी एलिमेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हुए हैं उनके फॉर्मूलाज लिखना, उनके सिंबल्स लिखना, एरो जो शो करता है हमें कि हमारे जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट में। और यहाँ पे हम एक और चीज़ शो करते हैं, वो होती है कि हम ये शो कर रहे हैं कि हमारे एलिमेंट किस स्टेट में है, वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है। चेंज होने के बाद यहाँ पे कोई चीज़ निकल रही है तो उसको हम इस एरो से शो कर रहे हैं, नहीं निकल रही तो हम इस एरो से शो करते हैं उसको। और एटीपी निकल रही होती है तो हम जूल की फॉर्म में उसको दिखाते हैं, किलो जूल की फॉर्म में दिखाते हैं। और यहाँ पे हम दिखाते हैं कि हीट दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं एरो के ऊपर, या फिर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो रहा है, जिस चीज़ की प्रेजेंस में हो रहा है वो हम यहाँ पे शो करते हैं। तो ये सब चीज़ें जब हम किसी केमिकल इक्वेशन में इंक्लूड कर देते हैं, हम फॉर्मूलाज भी बोल सकते हैं इसको, तो उसको हम बोलते हैं कि केमिकल इक्वेशन लिख दी हमने। तो इसमें 2 साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्टेंट एक रिएक्टेंट टूट के 2 प्रोडक्ट भी बना सकता है, तो उसको हम बोल देते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरे रिएक्टेंट होंगे वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मोर देन 2 भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हम हीट भी दे सकते हैं, हीट इवोल्व भी हो सकती है, और हीट हमारी क्या हो सकती है, देनी भी पड़ सकती है। यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है रिएक्शन, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट की रिएक्शन प्रेजेंस में वो रिएक्ट करता है क्योंकि वो जो हाईली रिएक्टिव होती है वो सिल्वर। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, प्रेसिपिटेट बना है, नहीं बना है। अब अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करूँ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे PbNO3 की बात करूँ तो ये यहाँ पे हमारी क्या है, बैलेंस है कि नहीं, ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है। बैलेंस होने का मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट में प्रेजेंट थे उतने नंबर ही मॉलिक्यूल हमारे किसमें, प्रोडक्ट में निकल गए हैं। तो इसका मतलब होता है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बट अगर वो बैलेंस नहीं की गई है तो उसको हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, हम कैसे बैलेंस करते हैं और किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि हम एक लॉ स्टडी करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका मतलब क्या है कि मास ना तो बनता ना तो क्रिएट कर सकते हैं हम, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास का और वेट का डिफरेंस होता है, वेट एक अलग चीज़ है और मास एक अलग चीज़ है। मास का मतलब है कि मेरा जितना जिस मैटर से मैं मिलके बनी हूँ, मतलब टोटल मैटर, उसमें हाइड्रोजन आ गया, कार्बन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, जो भी मैटर मेरी बॉडी में प्रेजेंट है वो सेम रहेगा, चाहे मैं 2 किलो की हूँ, चाहे मैं 20 kg की हूँ, या फिर मैं 100 kg की हूँ। तो मास जो है वो सेम रहेगा क्योंकि ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है मैटर को जो मेरी बॉडी में प्रेजेंट है। तो मैटर या फिर मैं बोलूँ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, कुछ फॉर्म हो रहा है, कुछ रिएक्टेंट, कुछ एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं या टूट रहे हैं, उसकी वजह से कुछ नई चीज़ बन रही है। ठीक है, उसकी स्टेट चेंज हो रही है उन एलिमेंट्स की, और वो कुछ अलग चीज़ बना रहे हैं, गैस बना देते हैं, सॉलिड से गैस बन जाती है, लिक्विड से गैस बन जाती है। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस जो परफॉर्म होती हैं तो वहाँ पे मास ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल मास है एलिमेंट का जो प्रोडक्ट में होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट द रिएक्टेंट। मतलब जो राइट हैंड साइड है
वहाँ पे जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उतने ही कहाँ पे होने चाहिए, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब वो नहीं होते तो हम उसको स्केलेटल केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि वो अनबैलेंस्ड होती है। बट जब वो हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कि बैलेंस्ड हो गई है हमारी केमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ पे हम जिंक की रिएक्शन कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, तो हमारे यहाँ पे जिंक जो है वो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिप्लेस। अभी मैंने बताया कि जिंक जो है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होती है हाइड्रोजन के, इसका मतलब क्या है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में और वो उसको रिप्लेस कर देगी। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे ये हमारी बैलेंस है, यहाँ पे जिंक 1 था, यहाँ पे जिंक 1 है, SO4 है, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है। इट इज़ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो हमें इसको बैलेंस करना ही नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो आयरन यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट करता है और फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, मतलब कि यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन हो रही है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो यहाँ पे जो आयरन है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमिड कंडीशन में ही, जब हम ह्यूमिडिटी होती है इन्वायरमेंट में, तभी रस्टिंग होती है। तो आयरन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बाउंड करेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, इवोल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे आयरन जो है Fe3O4 दिख रहा है हमें, पर यहाँ पे तो आयरन 1 है और यहाँ पे 3 है, तो ये इनबैलेंस जो हमारी रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है, मतलब कि ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। तो हम सीखते हैं कि इसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है, फिर हम डिफरेंट एग्जाम्पल स्टडी करेंगे बैलेंस करने के कि भी कैसे कैसे हम रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। विद प्रैक्टिस यू कैन लर्न इट ऑन योर ओन एज वेल। तो देखो हम जब एग्ज़ाम में किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हमें ये सारे स्टेप लिखने नहीं होते, बट स्टिल आई विल डिस्कस दिस स्टेप्स हेयर, क्योंकि हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे एक्चुअल में कौन कौन से स्टेप को फॉलो करके हम एक रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करेंगे और बैलेंस करेंगे अपनी इक्वेशंस को, ताकि क्योंकि एग्ज़ाम में ये 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा या 1.5 में, उसमें या तो आपको कंप्लीट करनी आ सकती है, हमारी इक्वेशन कंप्लीट करनी आ सकती हैं, या फिर इक्वेशन लिखनी आ सकती हैं, बैलेंस करनी आ सकती हैं। तो यहाँ पे आपको स्टेप नहीं पूछे जाएंगे, बट फिर भी वी विल अंडरस्टैंड इट 1 by 1 थ्रू स्टेप्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे आयरन है, वाटर है और यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन गैस निकल गई है। तो फिर हम एक लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारी केमिकल रिएक्शन के अंदर। जैसे एलिमेंट हमारा आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ पे एक आयरन प्रेजेंट है, मतलब एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है। और राइट हैंड साइड पे देखें तो आयरन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 4। तो इसका मतलब क्या है कि भी ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, मतलब कि ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, मतलब दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए कंपाउंड्स को हम क्या करेंगे, जो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं जिस कंपाउंड के अंदर, जिस मॉलिक्यूल के अंदर, वो हम यहाँ पे उठा लेंगे। तो हमने यहाँ पे Fe3O4 को उठा लिया, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, एटम्स प्रेजेंट हैं। तो पहले हम इसको बैलेंस करेंगे तो आधी तो रिएक्शन हमारी वैसे ही बैलेंस हो जाएगी। यही हमारा मेन मोटिव होता है उस कंपाउंड को उठाने का जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आयरन है, वाटर है और Fe3O4 आ गया। तो मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बट यहाँ पे मेरे पास 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो मैं 4 बनाने के लिए क्या करूँगी, 4 यहाँ पे आगे लिख दूंगी। आगे लिखने का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब अगर मैंने यहाँ पे 4H2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 4 × 2, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गए हैं और 4 आगे है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी मेरे पास क्या हो गया है, 4 हो गए हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मेरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बट मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन मेरे 8 है और यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन 2 है। अब मेरे को हाइड्रोजन भी क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं हाइड्रोजन के आगे भी क्या लगा दूंगी, 4 लगा दूंगी, जिससे 4 × 2 8 हो जाएगा। इस साइड भी 8, इस साइड भी 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस हो गए हैं। अब मेरे को क्या बैलेंस करना है, आयरन को बैलेंस करना है। आयरन यहाँ पे अगर मैं राइट हैंड साइड में देखूँ तो आयरन मेरे 3 है, बट यहाँ पे मेरे पास क्या है, आयरन 1 प्रेजेंट है। तो मैं आयरन के सामने
3 लगा दूंगी, जिससे यहाँ पे भी 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा। तो ये बैलेंस इक्वेशन होगी। फिर बैलेंस होने के बाद हम कुछ चीज़ें लिखते हैं कि हमारे रिएक्टेंट में मोलिक्यूल्स जो प्रेजेंट थे, एटम्स या फिर एलिमेंट जो बोले हम, उस वो जो प्रेजेंट थे वो किस स्टेट में प्रेजेंट थे। जैसे आयरन हमेशा सॉलिड होता है, ठीक है, और हमारा वाटर हमेशा किस में होगा। अब हम ये बात कर रहे हैं कि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में जंग लग जाता है, या विंडो हो या नेल हो या फिर डोर हो, ठीक है, तो उस पे ग्रिल्स वगैरह पे हमारा जंग लग गया, तो वो हमारा क्या था, सॉलिड था आयरन, बट एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट था, तो वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो वाटर क्या होगा, गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा यहाँ पे। और जो हमारा जंग होता है वो भी क्या होता है, सॉलिड होता है, और जो हमारी हाइड्रोजन निकलेगी वो गैस होती है। तो फिर हम यहाँ पे एक स्टेप में क्या शो करते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जब हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ना, तो कभी कभी हम कंडीशंस यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, एंजाइम। एंजाइम इज ए बायो कैटलिस्ट, जो रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है। मतलब कि सिंपल है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रही है, कितने ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब कितने ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं, मतलब हाँ वी कैन से कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं, डेट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड का, अगर मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाती हूँ, दोनों गैस हैं, 340 एटमॉस्फेयर पे ये रिएक्शन परफॉर्म होती है, तो यहाँ पे मिथेनॉल बनता है। मिथेन होती है CH4, और यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप है, वो अटैच हो जाता है मिथेनॉल से, सॉरी मिथेन से, तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगी, और OH यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मिथेनॉल है वो लिक्विड होगी, ऑब्वियसली अल्कोहल होती है, बट जो हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो हमारा इथेनॉल होता है। मिथेनॉल इज टॉक्सिक, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, अब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स वेरी कर गए, देखो 6 नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 वाटर के, तब हमारे क्या बनते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज C6H12O6, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, क्विकलाइम के, स्कैलडाइम के, ग्लूकोज के, सुक्रोज के, मिथेनॉल के, इथेनॉल के, और आगे जो आएंगे वो मैं बताती जाऊंगी। दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर योर हायर स्टडीज़ एज वेल। जैसे भाई अब आगे जाओगे, तो अभी तो आपकी शुरुआत हुई है, तो लर्निंग स्टार्ट कर दीजिए। तो सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमारा क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के टाइम पे बनाते हैं, वही ये ही रिएक्शन होती है वो, और यहाँ पे ऑक्सीजन निकल जाती है, जिसमें हम अपना श्वसन क्रिया कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब इनहेल कर लेते हैं, और वाटर निकल जाता है, जो ट्रांसपीरेशन के थ्रू इवापोरेट हो जाता है। तो दिस इज अ रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, तो हमने मेंशन किया यहाँ पे कि सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस हो रही है। तो कुछ रिएक्शन कंडीशन भी हम मेंशन करते हैं जब हम इक्वेशन लिखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की। एग्जाम्पल्स ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे हम बैलेंस करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को। तो यहाँ पे C5H12 + O2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, एंड हमारे यहाँ पे क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। तो मोन, जैसे हम मीथ, ईथ और प्रोप, ब्यूट, पेंटा, मतलब ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाते हैं हमारे कार्बन के। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं हम, यहाँ पे C5H12 + O2 है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकल रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कार्बन 5 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन है, इट मीन्स यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गए हमारे। यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे 2 है। तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने बोला था कि जिस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे हम उसको उठा लेंगे। जैसे हम C5H12 को उठा रहे हैं यहाँ पर, तो इसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे, तो हमें कार्बन 5 बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड के सामने 5 लगा देते हैं, जिससे ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा, ठीक है, और कार्बन हमारा कितना हो गया, 5, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन 5 है, यहाँ पे भी कार्बन 5 है। अब यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन यहाँ पे 10 हो गया +1 11 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे देखूँ तो मैं 2 ही है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुई, हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 2 है। तो फिर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को और वाटर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया, 12 हो गया, यहाँ पे भी 12 हो गया, यहाँ पे भी 12 हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितनी होगी मेरी, यहाँ पे 6 होगी, और यहाँ पे कितनी हुई, 10, यहाँ पे 10 और 6 है, मतलब 16 होगी मेरी ऑक्सीजन। बट यहाँ पे तो मेरी क्या है, 2 है ओनली। फिर मैं क्या लास्ट स्टेप में क्या करूँगी, ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर दूंगी, 8
इंटू 2 कर दूंगी, यहाँ पे भी 16 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 16 हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 10 है। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। अब जिंक क्लोराइड की मैं बात कर चुकी हूँ, जिंक प्लस HCl है, जिंक क्लोराइड प्लस H2 बनाता है। तो जिंक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन 1 ही है, यहाँ पे 2 है। तो मेरे को क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा HCl। अब 2 से मल्टीप्लाई करने पे हाइड्रोजन भी 2 हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस और क्लोरीन भी बैलेंस, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। अब यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो H3PO4 के साथ मल्टीप्लाई कर रही है, मल्टीप्लाई नहीं कर रही, सॉरी रिएक्ट कर रही है। अब यहाँ पे हमारा जो H3PO4 है, देखो H3PO4 इसको हम फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, और CH3PO4 की होल्ट वाइज जो बन रहा है हमारा ये ट्राई कैल्शियम फोस्फेट होता है, TCP भी बोलते हैं हम इसको, और वाटर हमारा निकल रहा है। तो हम देखते हैं इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में लिख रही हूँ, ठीक है। कैल्शियम है मेरे पास, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस है, यही मेरे पास मॉलिक्यूल है। इस साइड मेरे पास 1 है, इस साइड मेरे पास 3 है। ऑक्सीजन मेरे इस साइड कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है और 4 यहाँ पे है, तो 4 + 2 कितने हैं मेरे पास 6 है। और यहाँ पे देखो तो 4, यहाँ पे PO4 की होल्ट वाइज, इसका मतलब 4 × 2 है, तो 8 ऑक्सीजन है यहाँ पे और एक ये है, तो 9 ऑक्सीजन है, इम्बैलेंस है। हाइड्रोजन देखो तो 2 है, जब भी ब्रैकेट के बाहर 2 लगा होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो मतलब 5 हाइड्रोजन इस तरफ है, और यहाँ पे देखो तो ओनली 2 है। फॉस्फोरस की बात करें, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, क्योंकि PO4 की 2 है, तो 2 P से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं कैल्शियम को बैलेंस कर रही हूँ, तो कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 है राइट हैंड साइड में, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करने पे मेरा क्या हो रहा है, कैल्शियम तो बैलेंस हो गया, बट इस साइड अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या बन रहा है मेरा, हाइड्रोजन भी मेरा क्या हो जाएगा, ये जो 2 होता है ना ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 6, और हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 6, ठीक है। ऐसे ही हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन के मोलिक्यूल पे 6 एंड ऑक्सीजन के मोलिक्यूल पे 6। फिर पंगा पड़ जाता है कि भाई यहाँ पे तो हमारे ऑक्सीजन 6 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 9 है, तो कैसे बैलेंस किया जाए। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ फॉस्फोरस को, मैंने फॉस्फोरस को उठा लिया, क्योंकि फॉस्फोरस यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में तो मेरा 2 है, ठीक है, यहाँ पे तो 2 है, दिख रहा है मेरे को 2 है, और यहाँ पे 1 है, तो मैं फॉस्फोरस को बैलेंस करने के लिए H3PO4 जो कि मेरा फॉस्फोरिक एसिड, उसके सामने 2 लगा देती हूँ। 2 लगाने से मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगाने से मेरे यहाँ पे फॉस्फोरस भी 2 हो जाएंगे, मेरा कैल्शियम भी बैलेंस हो गया है, मेरा फॉस्फोरस भी बैलेंस हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 2 लगा देती हूँ तो मेरा फॉस्फोरस भी बैलेंस हो गया। बट अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हुआ मेरा 4, ठीक है, 4 × 2 मतलब ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे हो गया है 8, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी 4 × 2 = 8, यहाँ पे भी 8 हो रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखूँ तो 2 × 3 = 6, तो यहाँ पे मैंने वाटर के सामने 6 लगा दिया, जिससे मेरा ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया, मतलब ऑक्सीजन भी मेरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब मैं हाइड्रोजन देखूँ तो यहाँ पे 3 × 2 होगा, 3 × 2 मतलब 6 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे देखूँ तो 3 × 2 6 हो गया, मतलब 12 हाइड्रोजन है। तो जब मैं 6 सामने लगा रही हूँ तो 6 × 2 = 12, तो हाइड्रोजन भी मेरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। फॉस्फोरस भी, कैल्शियम भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, तो मेरी रिएक्शन क्या हो जाती है, यहाँ पे कंप्लीटली बैलेंस हो जाती है। अब अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास फेरिक क्लोराइड है और यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पे FeCl3NH4OH है, जिसके बाद यहाँ पे आयरन जो है वो रिप्लेस कर रहा है अमोनियम को, तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बन रहा है और आयरन हाइड्रोक्साइड बन रहा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बन रहा है, आयरन हाइड्रोक्साइड कुछ नहीं होता भाई, फेरिक हाइड्रोक्साइड ही बोलते। तो यहाँ पे मेरे पास आयरन 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बट यहाँ पे मेरे पास NH4 है, NH4 है भाई, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन 3 है मेरे पास, यहाँ पे क्लोरीन मेरे पास क्या है 1 है, तो मैं क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा क्लोरीन भी क्या हो गए 3 हो गए। बट फिर पंगा पड़ गया, NH4 हो गया मेरा, मतलब नाइट्रोजन भी 3 हो गए और हाइड्रोजन मेरे कितने हो गए 3 × 4 12 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे तो मेरे हाइड्रोजन 12 इस
कंपाउंड में मेरे 12 हो गए और इस कंपाउंड में देखूँ तो 3 और हैं, तो मेरे पास टोटल 15 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए। और इस साइड देखूँ तो 4 यहाँ पे है और एक यहाँ पे, मतलब 5 ही है। तो इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा? देखो, अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेती हूँ। अब ऑक्सीजन मेरी यहाँ पे क्या है, 3 दिख रही है मेरे को। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 है यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो मैं इसके सामने 3 लिख देती हूँ। 3 लिखने से मेरा ये ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है। ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है तो अब मैं चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन 3 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 3 होगी। यहाँ पे मेरी हाइड्रोजन 4 3 कितनी होती है 12, प्लस H को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 हो जाएगा, मतलब 15 होगी। और इस साइड भी क्या होगी मेरी 15 होगी। तो ये रिएक्शन मेरी क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे हमारे पास है सल्फ़र रिएक्ट कर रहा है हमारा फ्लोरीन के साथ। तो जो फ्लोरीन है, सल्फ़र एंड फ्लोरीन दोनों ये कम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि दोनों हमारे कंबाइन होकर SF6 बना रहे हैं, सल्फ़र हेक्सा फ्लोराइड बना रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सल्फ़र 8 है, यहाँ पे सल्फ़र हमारा 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 हो रहा है। तो इम्बैलेंस रिएक्शन है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स हमारे इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे सल्फ़र 8 है, तो यहाँ पे 8 करने के लिए मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 मेरा जो फ्लोरीन है वो कितना बन जाएगा, 8 × 6 48 हो जाएगा। और यहाँ पे देखूँ मैं फ्लोरीन, तो मेरा बस यहाँ पे क्या है 2 है, तो 48 करने के लिए मैं 24 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ऑब्वियसली मेरे ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। फिर नेक्स्ट अगर मैं रिएक्शन देखूँ यहाँ पे, तो नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे C2H6 जो कि इथेन है। इथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। तो यहाँ पे देख सकती हूँ मैं कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करूँगी तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होगा। अगर मैं 2 आगे लगा रही हूँ तो मेरा ऑक्सीजन तो बैलेंस होगा, पर हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 6 है। अब मेरे को अगर मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करती हूँ तो मेरे को कार्बन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं कार्बन को बैलेंस करूँगी, क्योंकि कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं 2 लगा दूँ। तो 2 लगा रही हूँ तो ऑक्सीजन भी मेरी बैलेंस नहीं हो रही। और मेरा यहाँ पे अगर मैं 2 लगा रही हूँ कार्बन के आगे, तो अगर मेरे को यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, फिर मेरा 4 हो जाएगा, क्योंकि मेरे को हाइड्रोजन भी बैलेंस करनी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं इस कंपाउंड को लेके चल रही हूँ और यहाँ पे मैं हमारे जो हाइड्रोजन है इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे 6 है मेरा और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे मेरे को अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ तो यहाँ पे मेरा कार्बन कितना हो गया 4 और मेरे हाइड्रोजन कितने हो गए 12। तो यहाँ पे भी 12 करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 6 से मल्टीप्लाई करके मेरा ऑक्सीजन भी कितना हो गया 6 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे मेरा क्या है 2 है। अब मेरा कार्बन अगर यहाँ पे 4 हो रहा है तो यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 लगा रही हूँ तो मेरे यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो रहा है 8 यहाँ पे हो रहा है, 6 यहाँ पे हो रहा है, 14 हो रहा है। तो यहाँ पे 14 करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 × 2 = 14। फिर एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पे मेरा नेक्स्ट रिएक्शन जो है मेरा एल्यूमिनियम कार्बोनेट यहाँ पे H3PO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। मेरा H3PO4 मेरा फॉस्फोरिक एसिड होता है, तो फॉस्फोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट बन रहा है, मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और वाटर निकल रहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे बड़ा अगर कंपाउंड लूँ तो दोनों ही सेम है, दोनों में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है अप्रोक्स, तो मैं कोई भी ले सकती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एल्यूमिनियम को बैलेंस कर रही हूँ। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 बनाने के लिए मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, जिसकी वजह से मेरा यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन मेरे यहाँ पे 8 हो जाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन फिर 2 है, यहाँ पे 3 है, 8 + 2 + 1 11 हो गए यहाँ पे ऑक्सीजन। और यहाँ पे ऑक्सीजन देखो तो 3 × 3 = 9 ही हुए, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 13 हो गए ऑक्सीजन, तो इम्बैलेंस हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने एल्यूमिनियम कर दिया। फिर सेकंड स्टेप में मैं देखूं तो मैं यहाँ पे किस चीज़ से बैलेंस कर सकती हूँ इस इक्वेशन को, हाइड्रोजन से बैलेंस कर सकती हूँ। तो मैं हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेती हूँ। हाइड्रोजन मेरे यहाँ पे 3 है, बट हाइड्रोजन से भी बैलेंस नहीं होगा, मेरे को समझ में नहीं आएगा कि हाइड्रोजन कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे को करने हैं। तो मैं फॉस्फोरस लेके चल रही हूँ। फॉस्फोरस यहाँ पे मेरा क्या है 2 है। जब मैंने एल्यूमिनियम को बैलेंस किया तो फॉस्फोरस मेरा क्या हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पे फॉस्फोरस को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब फॉस्फोरस भी बैलेंस होगी, एल्यूमिनियम भी बैलेंस होगी। अब बात आती है ऑक्सीजन की, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखूँ मैं यहाँ पे तो 4 × 2 = 8 यहाँ पे होगी, +2 होगी, वही बात होगी फिर दोबारा से। फिर यहाँ पे देखूँ तो 4 × 2 = 8, यहाँ पे भी 8 होगी, 3 × 3 = 9,
ठीक है। तो 17 हो गया यहाँ पे। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को कार्बन का देखना पड़ेगा कि कार्बन मेरा यहाँ पे क्या है, 3 है। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कार्बन भी मेरा बैलेंस हो रहा है। कार्बन बैलेंस हो रहा है तो कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी हो रही है, 6 ऑक्सीजन प्लस 1 7 होगी, और 8 15 प्लस 6 तो हमारा 21 हो गया। फिर हमारी ऑक्सीजन इम्बैलेंस होगी। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगेन यहाँ पे मेरा कार्बन भी बैलेंस हो गया है, फॉस्फोरस भी और एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया है। अब मेरे को हाइड्रोजन बैलेंस करनी पड़ेगी। तो हाइड्रोजन देखूँ तो ये मेरे यहाँ पे कितनी है, 6 है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मेरे को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं देखती हूँ 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद कि मेरी ऑक्सीजन बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पे मेरे पास कितनी है, 3 ऑक्सीजन है। यहाँ पे मेरे पास कितनी है, 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखो तो मेरे पास कितनी है, 8 ऑक्सीजन है। तो टोटल कितनी होगी मेरी, 8 और प्लस 6 है और प्लस 3 है, 14 प्लस 3 17 ऑक्सीजन होगी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 8 और 3 3 जा 9, तो यहाँ पे भी 17 है। तो ऑक्सीजन भी मेरी बैलेंस हो जाती है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में हमने क्या किया, सबसे पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस किया, फिर फॉस्फोरस को किया, फिर कार्बन को किया, कार्बन को करने के बाद हाइड्रोजन को किया, और हाइड्रोजन को करने के बाद हमारा ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस हो गई है। सो in my next video I will discuss about types of chemical reaction. If you do like my video then please thumbs up, and if you have any query then please write in the comment box given below. Thank you so much for clicking on my video.